हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। तो आज सेकेंड लेक्चर में जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स से जो बचा हुआ था वो थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं। ओके, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट में आपका जो सिलेबस वो इस तरह करके है कि मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ओके, बहुत इजी है, हम बता देंगे आपको। ये आपका सिलेबस है मेजरिंग। और सेकंड वाला देखो, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स। उसके बाद जो सेकंड वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन, ये भी तो बता दिया ऑलरेडी। फ्लोटेशन और डेंसिटी कंपैरिजन, ये आपको डेंसिटी कंपैरिजन आपको बताया मैटर में, और फ्लोटेशन अलग से फोर्थ चैप्टर में बताया है अपथ्रस्ट में, राइट। बाकी मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी वो आप लोगों को जानना है, ठीक है, कैसे मेजर करते हैं ऑलरेडी पता है, लेकिन बस जो डिटेल्स है वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ओके, और इसमें हम लोग देखेंगे डेंसिटी मेजरमेंट के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे डेंसिटी मेजरमेंट के बारे में। तो डेंसिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट, और ये मिक्स्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, डी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये है डेंसिटी का फार्मूला। तो जब भी हम लोग डेंसिटी मेजर करेंगे, हम लोगों को क्या क्या क्वांटिटी चाहिए? हम लोगों को क्वांटिटी चाहिए मास और वॉल्यूम, ये दोनों क्वांटिटी चाहिए। इसका मतलब कि अगर डेंसिटी को मेजर करना है तो मास को मेजर करने आना चाहिए और वॉल्यूम को मेजर करने आना चाहिए, ठीक है। तो मास को कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं? मास को हम लोग मेजर करते हैं बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, ये दोनों से मेजर कर सकते हैं। देखो, मास और वेट अलग अलग होता है, ये तो पता है आप लोगों को, ठीक है। जो वेट होता है और जो मास होता है, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। तो वेट और मास को कैसे रिलेट करते हैं? W इक्वल टू एम इंटू जी, जहाँ पे जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आप लोगों को पता है, राइट। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। ओके, वेट एक फोर्स है। और मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन अ सब्सटेंस, राइट, यानी कि उस सब्सटेंस में कितना सॉलिड है, कितना लिक्विड है और कितना गैस है, दैट इज़ कॉल्ड मास, ठीक है। और ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्थ चैप्टर में आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया था, एफ इक्वल टू एम में, याद करो। तो वेट क्या है? फोर्स है। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, ठीक है। तो वो सेम आया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जगह, एक्सेलरेशन के जगह में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया है, ठीक है। तो वेट और मास अलग अलग चीज़ है, ठीक है। वेट चेंज होता है जैसे, क्योंकि ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो सकता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता है कहीं भी। मास जो है फिक्स्ड रहता है, राइट, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ सब्सटेंस इज फिक्स्ड वेदर यू गो टू द मून और सन। ओके, लेकिन अगर तुम मून पे चले जाओगे तो वेट घट जाएगा, क्योंकि मून पे जो जी है वो 9.8/6 है, ठीक है। अगर अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी बोलोगे तो मून में g/6 बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो जिस भी डिवाइस से हम वेट मेजर करते हैं, हम मास मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बस 9.8 से डिवाइड करना रहेगा। ओके, अगर तुम बोलोगे कि वेट इक्वल टू एम इंटू जी, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/g, ठीक है। तो जो भी डिवाइस से तुम वेट मेजर कर रहे हो उससे मास मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको केवल 9.8 या जी से डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस या बीम बैलेंस, दोनों से हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस या बीम बैलेंस से। स्प्रिंग या बीम, दोनों से मेजर कर सकते हैं मास। या इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट डिवाइसेस भी हैं, उससे भी हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इजी हो जाएगा। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है आपको, उसका आपको मास मेजर करना है, तो इजीली आप लोग ये सारा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके मास को मेजर कर सकते हैं।
ठीक है। तो डेंसिटी जब हम मेज़र करने जा रहे हैं तो हमको किसका ज़रूरत पड़ रहा है, मास का मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ रहा है। तो मास का मेजरमेंट हम लोग वो जो डिवाइसेस हैं, स्प्रिंग बैलेंस, बिंग बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, ये सब से हम लोग इजीली मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अभी वॉल्यूम मेजर करना है, तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है। वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके। जैसे कि एक मेजरिंग फ्लास्क होता है, इस तरह करके होता है। ठीक है। यहाँ पे जो है ना उसका वॉल्यूम लिखा हुआ, मार्क किया हुआ रहता है। ओके। जैसे ये रहा, ये मान लो कि कुछ 10 ml है। ओके। तो इतना जो पानी है ये कितना हो जाएगा, 10 ml तक का वॉल्यूम का पानी है, या एनीथिंग, अल्कोहल या कुछ भी, डेटॉल, सैनिटाइज़र, जो भी मान लो। ठीक है। तो ये आपका मेजरिंग फ्लास्क या मेजरिंग वॉल्यूम मान लो, मेजरिंग फ्लास्क। ओके। ये मेजरिंग फ्लास्क हो गया। ओके। और एक स्पेसिफिक चीज़ है जो आप लोग नहीं जानते होगे, या जानते भी होगे तो फिर भी बता दे रहे हैं, उसको बोलते हैं। अच्छा, इसके पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। ठीक है। कोई भी बॉडी आपको दिया हुआ है, कोई भी बॉडी दे दिया है आपको, मान लो कि इरेगुलर बॉडी है कोई। ठीक है। इसका वॉल्यूम आपको नहीं पता है, इसका वॉल्यूम आपको नहीं पता, बट ये है, ये क्या, सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। ये क्या है, इसको जब आप किसी भी लिक्विड में डाल देते हो, किसी भी लिक्विड में डाल देते हो, तो ये क्या करता है, दिस इज अ सॉलिड, दैट मीन्स इट इज़ मैटर। और मैटर क्या करता है, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट। तो ये जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है लिक्विड के अंदर, क्या करेगा वो, उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उतना लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब लिक्विड किधर डिस्प्लेस करेगा, जिधर स्पेस होगा, जिधर खाली जगह होगा, फिर किधर खाली जगह है, ऊपर की तरफ में। तो ये क्या करता है, राइज कर जाता है लिक्विड का लेवल। तो ये जो लिक्विड का लेवल राइज किया, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर बॉडी। ठीक है। तो यही चीज़ अगर आप मेजरिंग फ्लास्क में करोगे तो ईजिली आपको वॉल्यूम ऑफ द अननोन बॉडी मिल जाएगा, राइट। जैसे मान लो कि आप ये ले लो, मेजरिंग फ्लास्क ले लो, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, वॉल्यूम्स मार्क किया हुआ है। ठीक है। इतना तक ले लिया तुमने, ओरिजिनल वॉल्यूम ये इतना तक है। ठीक है। इतना तक वाटर ले लिया है। एक आपको दे दिया कोई, सपोज़ ये 10 ml है। ओके। मार्किंग जो है 10 ml है। आपको एक इरेगुलर बॉडी दे दिया। अब इस इरेगुलर बॉडी को वॉल्यूम पता करना है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको पुट करेंगे। तो इसको पुट करने के बाद आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि ये जो है ना लेवल बढ़ के यहाँ तक आ गया। मान लो ये 15 ml हो गया। ठीक है। तो कितना लेवल बढ़ा, 5 ml बढ़ गया, राइट। 10 ml से 15 ml, मतलब 5 ml का इंक्रीमेंट हुआ। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर बॉडी, ये इरेगुलर बॉडी इसमें डाला था, उसके चलते वाटर का लेवल राइज हुआ, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 ml, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर बॉडी मेजर करते हैं। ओके। मतलब मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट्स वाई इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड इन विच इट इज़ kept. Okay. So this is the process by which we measure the volume of an unknown solid. Okay. ये चीज़ लिक्विड्स में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो ध्यान देना कि आपको मेजर क्या करना है, किसका वॉल्यूम मेजर करना है। ओके। तो अगर लिक्विड्स का वॉल्यूम मेजर करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली मेजरिंग फ्लास्क ले लो। ओके। और इसके ये इसका जो मार्किंग है उसके अगेंस्ट में आप मेजर कर लो। ठीक है। मेजरिंग फ्लास्क है, इस तरह से है, कोई अननोन लिक्विड का वॉल्यूम आपको दे दिया है। मान लो कि ये एक कप है, कप में दे दिया है कि कितना लिक्विड है, पता करो। तो इस कप के लिक्विड को आप इसमें पोर करोगे तो ये जहाँ पे आके स्टैंड होगा, मान लो इतना दूर तक आ गया, तो ये लिक्विड का वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हुआ। ठीक है। ये वाला जो सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट बताइए, लिक्विड में अप्लाई मत करना। क्यों? क्योंकि लिक्विड क्या होता है, ये मिक्स हो जाएगा इसके साथ में। ओके। अगर सेम तरह का लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड ए था, ठीक है, इतना दूर तक आया, अब ये लिक्विड बी है, ये लिक्विड बी है, इसको भी डालोगे तो मान लो कि लिक्विड का लेवल चेंज होके यहाँ तक आ गया। ठीक है।
तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, दिस मच। ओके, ये मान लो अगर 10 ml था और यहाँ तक 20 ml आ गया, तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बी, 10 ml, राइट। सो 10 से 20 तक कितना राइज हुआ, 10 ml का राइज हुआ। ओके, बट दिस इज ओनली ट्रू व्हेन बी इज नॉट मिसिबल विथ ए, बी इज नॉट मिसिबल विथ ए। मिसिबल मतलब सॉल्यूबल एक तरह से बोलो, ये जो मतलब एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, उस तरह का लिक्विड। ओके, मान लो रिएक्ट वगैरह कर गया तो वॉल्यूम, ये इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसमें नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ पे 20 तुमको दिख रहा है, लेकिन 20 नहीं दिख के हो सकता है तुमको 18 दिखे या 15 दिखे, ठीक है, ड्यू टू द रिएक्शन या ड्यू टू द मिसिबिलिटी। मतलब अगर ए है, ए में सपोज ये ए का लिक्विड, ए का जो है ना पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बी को डाले तो बी क्या किया, बी इसके अंदर घुस गया इस तरह से। ओके, तो वॉल्यूम आपको घटा हुआ दिखेगा। ओके, बट इतना आपको सोचना नहीं है, क्लास 8 में आपको सिंपल देंगे, ये वाला नहीं रहेगा, ये कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं कि मिसिबल है कि नहीं। मतलब क्लास 8 में आपको ऑल द लिक्विड्स आर इमिसिबल, मतलब दे फ्लोट ऑन ईच अदर, या दे दे कांट बी मिक्सड बेसिकली, और दे डोंट रिएक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। तो सॉलिड वाला, हाउ टू measure the volume of an unknown solid, by dipping it into a liquid which is kept in measuring flask। ओके, समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, डेंसिटी मेजरमेंट डिस्कस कर रहे थे। तो मास का मेजरमेंट हमने देखा, मास का मेजरमेंट आप कर लेंगे और वॉल्यूम का भी मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद डेंसिटी मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। जो भी वैल्यू आएगा उसका वैल्यूज़ को आप बस रेशियो लेना है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, वो कर देंगे तो आपका डेंसिटी का मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर से हो गया आपका। मान लो इसी, ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ था इसी का डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो मास हम निकाल सकते हैं वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस से हम इसका वेट निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। और यहाँ से हमने इस तरह करके वॉल्यूम निकाला, ठीक है, मेजरिंग फ्लास्क में लिक्विड डाल के उसको अंदर डाल के, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम निकला और जो भी मास निकला, हम क्या करेंगे, दोनों को रेशियो ले लेंगे। मान लो मास आया था 10 ग्राम्स और वॉल्यूम कितना आया था 5 ml, तो 10/5 ग्राम पर ml, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ये जो है यूनिट्स जो है उसका ध्यान में रखना। हमने इस एग्जांपल में यहाँ पे ग्राम लिखा है और यहाँ पे ml लिखा है, तो डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा ग्राम पर ml, ठीक है। तो आप लोगों को सजेशन है कि सब कुछ SI यूनिट में लेके चलो, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन में अगर कुछ यूनिट्स नहीं पूछा है और CGS यूनिट्स में ईजिली आंसर आ रहा है तो CGS यूनिट में रखो। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना कि SI यूनिट्स में ज़्यादातर चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो सब कुछ को आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ओके, जो वॉल्यूम मेजरमेंट होता है ना, उसका एक और स्पेशल डिवाइस है, उसको बोलते हैं यूरेका कैन। यूरेका कैन, यूरेका कैन क्या होता है, किस तरह का कैन होता है, देखो यहाँ पे एक पाइप रहता है, ओके, और यहाँ तक वाटर फिल्ड रहता है, यहाँ तक पूरा ब्रिम तक वाटर फिल होता है। इसके ऊपर जाएगा तो ये इधर से लिक्विड वापस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम हम लोग अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर डाल देंगे जिसमें कि वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे कंटेनर डाल दिया। अभी जिस भी सॉलिड का वॉल्यूम निकालना हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, तभी क्या पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ओवरफ्लो हो जाएगा। अभी यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम आया वाटर का, ठीक है, वही वॉल्यूम होगा ये अननोन सॉलिड का, है कि नहीं। सेम चीज़ है मेजरिंग सिलेंडर में, क्या हो रहा है, ये वाटर का लेवल ऊपर हो रहा है, लेकिन यूरेका कैन में ओवरफ्लो होके दूसरे कंटेनर में हम ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम मिल गया, सेम चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यूरेका कैन का यूज़ करो या मेजरिंग फ्लास्क का यूज़ करो, जो भी है, और आपका वॉल्यूम आ जाएगा। मास निकाल लिए हो, वॉल्यूम निकाल लोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। यूरेका कैन, मेजरिंग सिलेंडर हो गया,
measurement of density of fluids, flotation, comparison of density, हाँ, कंपैरिजन ऑफ डेंसिटीज ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस का डेंसिटी अगर आपको कंपेयर करना है तो क्या करोगे? ऑब्वियसली सॉलिड का ज़्यादा होगा, लिक्विड का कम होगा, और गैस का सबसे कम होगा। लेकिन ये कब है? देखो और एक बता देते हैं इसमें। कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी, देखो ये टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, देखो सॉलिड्स का डेंसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड्स का डेंसिटी, उसके बाद गैस का डेंसिटी, गैस का सबसे कम डेंसिटी। लेकिन ये कब वैलिड है? ये वैलिड तब है जब सॉलिड लिक्विड गैस इज द सेम मैटर, मतलब एक ही मैटर के बारे में बात करो। अगर वाटर के बारे में लिख रहे हो तो केवल वाटर, फॉर सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस के लिए वैलिड है। अगर मान लो कि सॉलिड में तुम आयरन ले लिए और लिक्विड में मर्क्यूरी ले लिए, तो किसका डेंसिटी ज़्यादा है? लिक्विड का, मर्क्यूरी का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा जी। आयरन क्या कर, हम फ्लोटेशन बताए थे ना, फ्लोटेशन चैप्टर में थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोगों को। तो आयरन का डेंसिटी क्या होता है? मर्क्यूरी से कम होता है। ओके, और फ्लोटेशन हमने क्या बताया था? जिसका डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करता है, राइट? जिसका भी डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करता है। मान लो ये लिक्विड है और यहाँ पे कोई सॉलिड है, ये फ्लोट कर रहा है, इस पर फ्लोट कर रहा है, तो मतलब इसका डेंसिटी इस लिक्विड के डेंसिटी से कम है। अगर D1 है, ये D2 है, देन D1 इज स्मॉलर देन D2। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है? Hg, और आयरन ये है, ठीक है। तो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इसका डेंसिटी इज़ ग्रेटर देन आयरन का डेंसिटी विच इज़ इन सॉलिड फॉर्म। तो आयरन जो है, आयरन नेल्स या कुछ भी लोगे अगर मर्क्यूरी के ऊपर डालोगे ना तो ये फ्लोट करने लगेगा, समझे? तो ये जो हमने ऑर्डर लिखा है, सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड का, फिर गैस का, ये तभी वैलिड है जब तुम केवल एक ही सब्सटेंस लियो। जैसे वाटर का बात करो तो सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब वाटर, और गैस मतलब वाटर वेपर। ये 3 सब्सटेंस हैं। ओके, बेसिकली क्या है, इसका केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन अगर तुम अलग अलग सब्सटेंस के लिए बोलोगे तो ये वाला जो ऑर्डर है ये वैलिड नहीं है, ये वाला ऑर्डर वैलिड नहीं है। ठीक है, उस पर चेक करने के लिए हम लोग को एक्चुअली डेंसिटी निकाल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ओके, फ्लोटेशन वाला तो आप लोग जानते हो, फ्लोटेशन का अभी भी थोड़ा बहुत बताया हमने। जिसका डेंसिटी कम वो फ्लोट करेगा। ओके, जिसका डेंसिटी कम वो फ्लोट करेगा। मतलब फ्लोटेशन हो रहा है तो लिक्विड पे ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये लिक्विड है, ये कोई सॉलिड है, इसका फ्लोट, ये डेंसिटी, ये फ्लोट कर रहा है, मतलब कि इसका डेंसिटी जो है इट विल बी स्मॉलर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, इवन इफ़ यू से कि यहाँ पे अगर कोई लिक्विड रहता, मतलब जो सॉलिड है उसके जगह पे कोई दूसरा लिक्विड रहता और वो ऊपर में फ्लोट कर रहा है, सपोज दिस इज अनदर लिक्विड विच इज़ फ्लोटिंग ऑन, this is liquid A and this is liquid B. So liquid A is floating on liquid B. So what can you say? Density of A is smaller than density of B. Okay, this you can say. इस तरह का हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ओके ओके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स। अच्छा, इसके पहले डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स के पहले एक और टॉपिक याद आया, रिलेटिव डेंसिटी।
तो रिलेटिव डेंसिटी होता है d1/d2, मतलब डेंसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डेंसिटी का यूनिट होता है kg/m³, और नीचे वाला डेंसिटी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, kg/m³। दोनों कैंसल आउट हो जाएगा तो देर इज़ नो डेंसिटी, सॉरी नो यूनिट। तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, नो यूनिट। ओके, ये याद रखना। नो यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, d1/d2। ओके, और हम लोग जो नॉर्मल डेंसिटी लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ कोई भी चीज़, मान लो कि मर्क्यूरी ही ले लो, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अगर बोलोगे, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अगर बोलोगे तो ये किसके रिलेटिव में हम बोल रहे हैं, ये वाटर के रिलेटिव में बोल रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 होता है। ओके, SI यूनिट, सॉरी CGS यूनिट में 1 होता है, मतलब 1 ग्राम पर cc, क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर के रिलेटिव में सारे ऑब्जेक्ट्स का डेंसिटी बोलते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ वुड कुछ बोल दो वैल्यू, सपोज मान लो 10 ग्राम्स पर cc, ठीक है, ये किसके रिलेटिव बोल रहे हैं, हम लोग वाटर का रिलेटिव बोल रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वाटर ही लें, ये तो स्टैंडर्ड एक एक्सेप्टेंस है, सबको ही बोलते हैं। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू 1 है, इसलिए सबने माना कि रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग वाटर के रेस्पेक्ट में बोलेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि जैसे ऑब्जेक्ट 1 इज़ सॉलिड एंड ऑब्जेक्ट 2 इज़ ऑयल, तो d1/d2 जो हो जाएगा, d1/d2 जो हो जाएगा, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ 2, डेंसिटी ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना डेंसिटी है। तो हम लोग उसको डिफाइन किए हैं रेशियो में, इसलिए उसका कोई यूनिट नहीं है। और जनरली जो सेकंड होता है 2, जो 2 है वो क्या है, वो वाटर है। जनरली जो 2 है वो क्या है, वाटर है। अगर मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में तो आप लोग समझ लेना कि वो वाटर है। अगर मेंशन कर दिया तो जिस ऑब्जेक्ट को मेंशन कर दिया उसका डेंसिटी लेना है, ठीक है। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वाटर का डेंसिटी क्या है, अभी एक बताया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका CGS यूनिट में है, इसको SI यूनिट में एक याद रखो, बाकी सब कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर वैल्यू याद है तो ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो। SI यूनिट में क्या हो जाएगा, किस यूनिट में लिखेंगे हम लोग, ग्राम है ना, तो ये होगा kg, और यहाँ पे मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कन्वर्ट करके इस तरह से आएगा, देखो क्या लिखा है, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1/1000, 1/1000, ठीक है, ये kg आ गया। और नीचे में क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 3 बार ना जी, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, इसको मीटर में चेंज करो, इसको मीटर में चेंज करो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 1/1000 और इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3,
ठीक है, 1000 आ रहा है, बाकी सारा चीज़ हम मिटा रहे हैं, ठीक है। 1000, तो 1 ग्राम पर सीसी इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, वो कंफ्यूज मत होना, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और बता देते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ओके, यहाँ से भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको लीटर में चाहिए तो। ठीक है, ये रिलेशन लिख लो। और होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। ठीक है, ये सब कॉमनली यूज्ड कन्वर्सन से देखो, लीटर वाला कन्वर्सन, लीटर क्या है वॉल्यूम, और ये क्या सेंटीमीटर, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का क्यूब बना दिया तुमने, चारों साइड लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब 1 1 सेंटीमीटर है। इसमें कितना पानी अट सकता है, इसमें 1 ml पानी अट सकता है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह का अगर तुमने एक क्यूब बना दिया तो इसमें कितना पानी अट सकता है, 1 ml पानी अट सकता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो रिलेशन हमने लिखा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आपने एक ये ले लिया, एक क्यूब ले लिया जिसका डायमेंशन है 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। ठीक है, तो इस क्यूब में कितना पानी अट सकता है, 1 लीटर पानी अट सकता है पूरा, अगर फुल कर देंगे तो। ठीक है, ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया। अभी क्या बच गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स ना। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स मतलब क्या, अगेन डेंसिटी का फॉर्मूला अगेन मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो कोई फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब क्या, वो जो फ्लो कर सकता है। ओके, मतलब लिक्विड्स, बेसिकली लिक्विड्स, या गैस भी फ्लो कर सकता है, तो गैस को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन सेम बेसिक फार्मूला यही है। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो फ्लूइड लो, उसका मास निकालो, वॉल्यूम निकालो और डिवाइड कर दो। मास कैसे निकालेंगे, मास निकालेंगे वही तीनों डिवाइसेस से, क्या नाम है उसका, बीन बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, ये सब से हम लोग निकाल सकते हैं मास ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मेजरिंग सिलेंडर से निकाल लेंगे और दोनों को फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें एक यूज़ होता है डिवाइस, उसका नाम है डेंसिटी फ्लास्क, डेंसिटी फ्लास्क या डेंसिटी बॉटल। ओके, इसमें भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, मास बाय वॉल्यूम का। ठीक है, जैसे मान लो कि तुमको कोई एक फ्लूइड दे दिया है, कोई सपोज फ्लूइड हम अल्कोहल मान के चल रहे हैं। ठीक है, कुछ एक अल्कोहल दे दिया और उसका तुमको बोला है कि वॉल्यूम निकालो। ठीक है, सॉरी डेंसिटी निकालो। ओके, तो तुम कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास क्या है, डेंसिटी बॉटल है। डेंसिटी बॉटल को हम अभी इस तरह से दिखा रहे हैं, हम तुम्हारे पास गिवन क्या है, एक वेइंग मशीन है, बस मान लो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है। इसमें तुम अगर ऐसा करके रख दोगे तो तुमको यहाँ पे जो स्केल है उसमें वेट या मास दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको गिवन है ये वाला, और ये वाला गिवन है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले हमको अल्कोहल का मास बाय वॉल्यूम निकालना है, अल्कोहल का मास और डिवाइडेड बाय अल्कोहल का वॉल्यूम। ठीक है,
एंड यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का कमी नहीं है तुम्हारे पास में, जितना अल्कोहल यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज़ तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो ये सारा चीज़ मानना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमको मास बाय वॉल्यूम किसी तरह से निकालना है। ठीक है, तुम क्या किए, ये डेंसिटी बॉटल तुम्हारा दे दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, डेंसिटी बॉटल कितना मास है निकाल लेते हैं। ओके, डेंसिटी बॉटल का कितना मास है निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, फिर इसको वेइंग मशीन पे डाला तो डेंसिटी बॉटल का मास निकल गया। मान लेते हैं डेंसिटी बॉटल का मास है, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल ऐसे लिख दिया। ठीक है, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसमें हमने अल्कोहल को डाला पूरा फुल करके, उसके बाद फिर से यहाँ पे डाला, तो फिर जो भी आया हमको क्या आ गया, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल प्लस मास ऑफ अल्कोहल, ये टोटल रीडिंग आएगा। ठीक है, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल पहले से था तो मास ऑफ अल्कोहल हमको पता चल जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लो कि मास ऑफ डेंसिटी बॉटल आया 10 ग्राम्स। ठीक है, और पूरा अल्कोहल डाल के डेंसिटी बॉटल का और अल्कोहल का मास आ गया 20। ठीक है, तो इसका मतलब अल्कोहल कितना है उसमें 10, क्योंकि जो बॉटल है उसका खुद 10 है और टोटल कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, तो अल्कोहल कितना आया 10। ठीक है, तो मास ऑफ द अल्कोहल मिल गया हमको, ये चीज़ चाहिए था, एक डाटा मिल गया। अभी वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। अभी क्या करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, अभी हम लोग एक वाटर का यूज़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर का मास और वाटर का वॉल्यूम एक ही होता है। सीजीएस यूनिट्स में देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये हो जाएगा 1 ग्राम पर ml, राइट। मतलब 1 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 ml, या 1 ml ऑफ वाटर वेज कितना 1 ग्राम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको याद रखना। तो अभी इस स्लाइड में देखो हमको मास मिल गया था, अभी हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी बॉटल का मास हमको पता है, हम क्या करेंगे डेंसिटी बॉटल में वाटर फिल करते हैं। ठीक है, डेंसिटी बॉटल में हमने क्या किया, अभी वाटर फिल कर दिया और उसको फिर से क्या किया, वेइंग मशीन में जाके हमने रीडिंग लिया। तो अभी हमको क्या आया, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ डेंसिटी बॉटल। ठीक है, और मास ऑफ डेंसिटी बॉटल हमको सेपरेटली पता है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, मास ऑफ वाटर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ वाटर इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस कॉन्सेप्ट से 1 ml 1 ग्राम है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 10 ग्राम आया तो कितना वॉल्यूम उसका हो जाएगा 10 ml, है कि नहीं। मतलब पानी जितना पानी ये मेजरिंग फ्लास्क ले सकता था वो कितना है, मास ऑफ वाटर के बराबर है। ठीक है, सेम है, मास ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा तुम्हारा VW मान लो। ठीक है, VW एंड MW इक्वल टू VW। ठीक है, अभी हम लोगों को ये दोनों डेटा मिल गया है, मास ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों डेटा मिल गया है। हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किसका किया, वाटर का, जिसका डेंसिटी नोन है। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट डेंसिटी बॉटल का। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स को इस तरह के कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी डेंसिटी ऑफ वाटर का यूज़ करना पड़े तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, इट इज़ नॉन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे पाई इक्वल टू 22/7 होता है, उसी तरह डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर cc, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये था आपका जो छूटा हुआ पोर्शन था फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट में। इसमें एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, आप सुनो। ये आउट ऑफ मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन यही चीज़ आगे जाके क्लास 11th में बहुत डिफरेंट हो जाता है। वो चीज़ को थोड़ा हम एक
बता दे रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिट्स। ठीक है, आप लोग बहुत सारा क्वांटिटीज़ पर हो गए। ठीक है, सिंपल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो जैसे कि डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी, दिस इज अ सिंपल क्वांटिटी। और वॉल्यूम इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, है ना। तो लेंथ क्या है? सिंपल क्वांटिटी, और वॉल्यूम क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड मास इज सिंपल क्वांटिटी, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एंड सिंपल क्वांटिटी और सिंपल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी इज ऑल्सो डिराइव्ड। ठीक है, बहुत सारा चीज़ आप लोग पढ़ोगे, बहुत सारा क्वांटिटीज़ पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, जैसे कि हम कुछ क्वांटिटीज़ को यहाँ पे लिस्ट करते हैं, देखो जो आप लोग जानते हो, जैसे लेंथ, मास, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया, और क्या है? फोर्स, स्पीड, टाइम, और भी बहुत सारा है। ठीक है, तो इस सब का अपना अपना यूनिट है। ठीक है, लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, करंट का एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम्स, फोर्स का न्यूटन, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा क्वांटिटीज़ हैं जो आप लोग देखोगे पूरे फिजिक्स में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा क्वांटिटी का क्या यूनिट है, कौन सा क्वांटिटी का क्या यूनिट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। अगर आप लोग भूल जाओगे तो क्लास 11 में मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, क्योंकि पहला ही जो चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, लेकिन ये जो सिंपल सिंपल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स है उसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये और नहीं भूलोगे आप लोग, ये सब कॉमन कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होता है ये बता देते हैं। डायमेंशन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें देखो तीन चीज़ यूज़ हुआ है, मास, लेंथ और टाइम। ये तीन चीज़ यूज़ होके सारे क्वांटिटीज़ को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूसरा यूनिट लिखने का दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को l से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन हो गया डायमेंशंस। ठीक है, तो मान लो कि अब आपको स्पीड का डायमेंशन लिखना है, स्पीड का डायमेंशन लिखना है, तो क्या करोगे? इस तरह से देखो, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मीटर क्या है? लेंथ का है, और सेकेंड क्या है? टाइम का है। तो L/T इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो आपको एक्सेलरेशन का लिखना है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर किसका है? लेंथ का है, और सेकेंड स्क्वायर किसका है? टाइम का स्क्वायर। तो L/T स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। सपोज मान लो ओके, डेंसिटी का लिख लेते हैं। डेंसिटी इस चैप्टर में डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम लोग ऐसे नहीं, ये फार्मूला से लिखा, यूनिट से भी लिख सकते हो। क्या है यूनिट इसका? केजी पर मीटर क्यूब। अब केजी किसका है? मास का है, तो मास का m लिख देंगे, और मीटर क्यूब का क्या लिखेंगे? मीटर मतलब क्या है? लेंथ ना, लेंथ। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे हम लिखेंगे l क्यूब। तो m/l³ इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का करके आप लोग डायमेंशन किसी भी चीज़ का निकाल सकते हो। क्या है? तीन स्टैंडर्ड डायमेंशंस, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम तीन स्टैंडर्ड डायमेंशन है। उसको यूज़ करके आप लोग किसी भी और क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई चीज़ का आपको नहीं पता है तो आप डिराइव कर सकते हो। जैसे कि मान लो फोर्स का आपको पूछा है, राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स,
तो फोर्स का डायरेक्ट डायमेंशन नहीं पता है तो फोर्स का कोई फॉर्मूला खोजो। फोर्स F इक्वल टू एम ए होता है, जहाँ पे m क्या है मास है और a क्या है एक्सेलरेशन है। तो मास का डायमेंशन क्या है m और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, इधर लिख लो साइड में, a इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब क्या, लेंथ, और सेकंड, ये मीटर किसका है, लेंथ का है ना, सेकंड स्क्वायर किसका है, टाइम का। ठीक है, तो एम एल बाई टी स्क्वायर ये है फोर्स का आपका डायमेंशन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं एम एल टी और -2 लिख देते हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में है तो पावर प्लस में, जो न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -2 में। ठीक है, ये सब मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। फोर्स, तो ये हो जाएगा फोर्स का, ये कोई भी चीज़ का जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी देखो ये तीन है ना, मास, लेंथ और टाइम, ये तीन डायमेंशंस आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बाद में थोड़ा सा हाई लेवल का बता दे रहे हैं फिर भी। करंट का एक डायमेंशन होता है, करंट का डायमेंशन को हम लोग एम्पेयर बोल देते हैं। ठीक है, करंट का डायमेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पेयर। और टेम्परेचर का एक अलग डायमेंशन होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं थीटा। ओके, मास का डायमेंशन का क्या नाम है, m, लेंथ का l, टाइम का t, करंट का a एम्पेयर और टेम्परेचर का थीटा। ओके, तो ये डायमेंशंस आप लोग याद रखोगे तो आप लोग और भी आपको ये कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे कि एक और बता देते हैं, ये वाला, जैसे मान लो कि ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका आपको डायमेंशन निकालना है सपोज, तो क्या करोगे, एक ऐसा फॉर्मूला खोजो जिसमें इसका यूज़ आता है। तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, है ना। तो C क्या हो जाता है, Q बाय एम डेल्टा टी। ओके, अभी Q क्या है, Q है एनर्जी, हीट एनर्जी है ना। तो इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पे, C इक्वल टू डिवाइडेड बाई m मतलब मास, मास का तो m, और ये क्या है, डेल्टा टी, टेम्परेचर है ना, तो डेल्टा थीटा लिख देंगे। टेम्परेचर का थीटा था अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और एनर्जी, एनर्जी तो यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। एनर्जी का कोई भी फार्मूला ले लो, तो पोटेंशियल एनर्जी का सपोज फार्मूला हम ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। m क्या होता है, m के लिए मास, और g का है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अब यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का अभी थोड़ा देर पहले निकाला था, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एम एल सॉरी एल टी -2, और h का होता है, h मतलब क्या है, हाइट या लेंथ। ठीक है, तो l, तो एम एल स्क्वायर टी -2, तो यहाँ पे लिख दो एम एल स्क्वायर टी -2। डायमेंशन का यही चीज़ है ना, तो ये कोई भी एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। यहाँ पे हीट एनर्जी का भी डायमेंशन और पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर टी -1 डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा में डेल्टा नहीं लिख के तुम थीटा डायरेक्ट लिख सकते हो, थीटा। ठीक है, आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ, क्या क्या हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी चीज़ रिक्वायर्ड हो रहा है उससे एक रिलेटेड फार्मूला सोच रहे हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमको चाहिए, तो एक ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जैसे Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो C का हमको चाहिए, तो C का क्या हो जाएगा, Q बाई एम बाई डेल्टा टी। और m का m सिंपली m लिख देंगे, मास का m लिख देंगे। ठीक है, और T मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या क्या था, ठीक है, टेम्परेचर का था डेल्टा थीटा। हमने शायद टेम्परेचर की जगह में, हाँ टेम्परेचर ही लिखा है। ठीक है, डेल्टा थीटा। ओके, डेल्टा थीटा लिख दिया। अभी ऊपर में क्या था, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन चाहिए हमको, तो एनर्जी का एक ऐसा फार्मूला लिखो जो आपको पता है। जो सबसे सिंपल फार्मूला हमको याद आया, mgh। ठीक है, तो mgh लिख दिए। m क्या है, m का डायमेंशन, मास का डायमेंशन m है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन का डायमेंशन वहाँ पे लिख दो। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का हो जाएगा तुम्हारा m l, और
पर सेकेंड स्क्वायर को हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। और एल मतलब लेंथ, हाइट को लेंथ से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में आप पुट करो और रिलेवेंट कैलकुलेशंस करो, तो आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल और एक दिखाते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, एम जी एच। एम जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, जी हो जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी मीटर का एम, सॉरी मीटर, ये हो लेंथ और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो एल और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और एच मतलब हाइट मतलब लेंथ, और यहाँ भी लेंथ आ जाएगा, तो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये आया एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। ये याद रखना कि कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा पास डायमेंशन किसका किसका आ गया, एम इंटू वी स्क्वायर का। तो एम एम मतलब मास, मास के लिए एम लिख दो, वी स्क्वायर मतलब वी मतलब स्पीड होता है ना, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मतलब लेंथ और सेकेंड मतलब टी, ठीक है। तो एल बाई टी का स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। देखो पहला वाला एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, कोई भी एनर्जी लो और उसका डायमेंशन निकालो तो सेम निकलेगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी क्वांटिटी लो, उसका डायमेंशन निकालो तो सेम निकलेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ का डायमेंशन अलग अलग आए, जैसे कि टॉर्क डायमेंशन सेम आए, जैसे टॉर्क और वर्क का सेम आता है। टॉर्क का हमने बताया था फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, और वर्क का डेफिनेशन बताया था फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ले दे के फॉर्मूला सेम आ रहा है, इसलिए इसका डायमेंशन भी सेम आएगा, ठीक है। इतना चीज़ नहीं भी जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये जानो, ये वाला चीज़, ये पेज, ये वाला आप जानो, मास का डायमेंशन एम होता है, लेंथ का एल होता है, टाइम का टी होता है। ये मास लेंथ टाइम ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और एम एल टी क्या है, ये सब डायमेंशन है, ठीक है। इसके अलावा करंट का क्या होता है ए, और टेम्परेचर का क्या होता है थीटा, ठीक है। ठीक है, ये समझ गए तो अभी क्वेश्चंस कर सकते हो। हरे कृष्ण।